नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं अपूर्वा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नीति आयोग के साथ बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग से समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। हमने विकास कार्यों का ब्यौरा नीति आयोग के सामने रखा है और नीति आयोग ने हरियाणा की नीतियों की तारीफ भी की है। वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि हरियाणा पहले से ही दूसरे राज्यों से कई मामलों में बेहतर है। सुमन बेरी ने कहा कि हरियाणा की आर्थिक व्यवस्था संतुलित है और एग्रीकल्चर से लेकर एक्सपोर्ट तक के मामले में हरियाणा आगे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है। जैसा हमको पता है कि नीति आयोग एक देश का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट है जो देश भर में भी और सभी स्टेट्स के साथ भी जितने हमारे आगे बढ़ने के मार्ग हैं उन सब में हमारा मार्गदर्शन करता है। और नीति आयोग के जितने भी मार्गदर्शन में स्टेट्स को काम बताए जाते हैं, जो अपेक्षा की जाती है, वो सब हम आगे बढ़ाते हैं। और स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो हम नीति आयोग के लोगों को बताते हैं। तो आज हमारे बीच में श्री बेरी जी ये आए हुए हैं और नीति आयोग के नाते से बहुत ही इनका एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसमें अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष इस नाते से सुमन बेरी जी हैं और इन्होंने आज हमारा भाषण किया। हरियाणा मेरे मन में, और मैं इस रोल में सिर्फ 6 महीने हूँ, पर मेरा बैकग्राउंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था। मैं इधर एनसीआर का अध्यक्ष होता था, तो मुझे मैं तरक्की तो जरूर हुई है, पर हरियाणा एक खास राज्य है कि काफी इसकी इकोनॉमी बैलेंस्ड है। यहाँ मतलब कृषि भी है, उद्योग भी है, आईटी भी है, और रोजगार की ज्यादा समस्या नहीं है। तो यहाँ तक पहुंच गया। अब हम बातचीत थी, अब आगे जाके मतलब क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा। गुरुग्राम में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीएसटी और टैक्स अधिवक्ताओं से संवाद किया। सीएम ने कहा कि हमें टैक्स पेयर का विश्वास जीतना है और टैक्स पेयर के विश्वास को बढ़ाने में अधिवक्ता अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब जहां तक कर संग्रहण का विषय है तो स्वाभाविक है टैक्स पेयर के मन की वो हमको समझनी होगी, क्योंकि कुछ तो टेक्निकल चीजें हैं, उसकी जो कठिनाइयां होती हैं उन टेक्निकल चीजों को हम कैसे सॉल्व करें, डिपार्टमेंट सब करता है। कुछ उसके मन के अंदर उत्साह पैदा करने की बात भी आती है, उसमें कहीं ना कहीं पिलपरेज होती है, कहीं करप्शन में चला जाता है। टैक्स पेयर का विश्वास ये बहुत बड़ी बात है जो हमको जीतना होता है, और टैक्स पेयर के विश्वास को जीतने में आप सबसे ज्यादा कारगर एक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे इस मामले में करना है, क्योंकि आपके संबंध आते हैं। वो आपको आके कहेगा कि देखो कोई रास्ता निकालो ना, टैक्स कैसे कम देना पड़े। और हम ये ठीक है, थोड़ा इनकम टैक्स वालों का रोल ज्यादा होता है, बार एसोसिएशन टैक्स वालों का रोल उतना नहीं होता, फिर भी फार्मूले सब जानते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अच्छा भी करें। ठीक है, उसका थोड़ा सा पैसा हम बचा देते होंगे, लेकिन नुकसान किसका हुआ? स्टेट का, जनता का, पब्लिक का। एक व्यक्ति की जेब में ज्यादा लाभ हो और जनता का नुकसान हो, इसके बजाय हमको थोड़ा सा बदल करना पड़ेगा। और वो बदल ये है कि हाँ, उसको ये भी ना लगे कि हम कोई सरकार की ओर से भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि समझाना पड़ेगा कि टैक्स देने से फर्क।
बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं से संवाद करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर रिपोर्ट सौंप दी गई है। ट्रिब्यूनल बनने से कई समस्याओं का हल होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लेकर कहा कि 1 साल से इसकी मांग की जा रही थी, अब अगले 6 महीने में सुझावों पर विचार करके विवाद को सुलझाएंगे। मेरी एक मांग आई थी जीएसटी ट्रिब्यूनल की, क्योंकि मैं कन्वीनर था। हमने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 6 मंत्रियों की दे दी है और अगली जीएसटी काउंसिल में जैसे ही आदेश आएगा उसके अनुसार हिसार हमारा प्राइमरी बेंच रहेगा, मगर हिसार के साथ साथ एक बेंच गुड़गांव जिले के अंदर जो फरीदाबाद के भी नेबरिंग हो हम बनाएंगे, जिससे एटलीस्ट 70% जो टैक्स पेई हैं उसको इसका लाभ मिलने का कारण हो। 2 ऐसे मामले हैं जिसमें वैट ट्रिब्यूनल का गठन है, जिसको तुरंत प्रदेश सरकार टेकअप भी करेगी और 31 मार्च से पहले वैट ट्रिब्यूनल को प्रदेश में हम गठित करेंगे, जिससे डिस्पोजल रेट बढ़े। एक लंबी मांग है, हमने भी पिछले 6 महीनों में उसमें कई बार वर्किंग करी है, वो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। और उसके ऊपर आज सुझाव यहाँ पर जो टैक्सेशन लॉयर्स थे उनके हमने लिए हैं और जल्द अगले जो क्वार्टर के अंदर वो हम एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आएंगे, जिसमें एटलीस्ट जो लॉन्ग पेंडिंग वैट के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करवाकर बिजनेसमैन को भी और सरकार को भी उसका लाभ भी मिले और ये डिस्प्यूट्स रिड्रेस हो। हजारों ऐप है मुझमें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने 2 अहम बैठक की। पहली बैठक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल शामिल हुए। बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के बाद हरियाणा कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के अलावा तमाम विधायक मौजूद रहे। विधायक दल की बैठक में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र में मुद्दों और सरकार को घेरने पर रणनीति को लेकर चर्चा की गई। हरियाणा कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। अपनी तैयारियों के तहत चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल विशेष रूप से मौजूद रहे। वहीं बैठक में पहुंचने पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने शक्ति सिंह गोहिल का स्वागत किया। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए चर्चा भी की गई। भारत जोड़ो यात्रा का इंचार्ज विधायक रावदान सिंह को बनाया गया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ कमेटियां भी बनाई गई हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी की तैयारियों की जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। हरियाणा में दाखिल हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर, क्या तैयारी की गई? देखिए, राहुल गांधी जी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा कि कोई राष्ट्रीय नेता 155 दिन 3500 किलोमीटर और हर रोज के 22 से लेके 30 किलोमीटर तक की पदयात्रा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। मैं देश की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा में बहुत ही बड़ा समर्थन और प्यार देश के लोगों ने राहुल गांधी जी की यात्रा को दिया। यात्रा को लेके राहुल गांधी जी हरियाणा में आ रहे हैं और हरियाणा के लोग भी उसमें प्यार के साथ जुड़ेंगे। देखिए, आज हमारी इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ कमेटियां बनाई क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं हो, लोगों तक हमारा संदेश भी जाए। उस कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ। उन कमेटीज के साथ मैं भी बैठ के बात करूंगा और जो डिस्ट्रिक्ट्स की जिम्मेवारी है जहाँ से हो रही है यात्रा पसार, वहाँ उनके साथ भी हमारी अलग से बात होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने
यहाँ से रावदान सिंह जी को इंचार्ज बनाया है हरियाणा यात्रा के लिए। वो आपके साथ यात्रा की छोटी मोटी चीजें, आपके सवाल जो बाद में रहेंगे, उसके लिए अलग से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती रहेगी। वहीं आप नेता अशोक तंवर ने राहुल गांधी की यात्रा पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी शुभकामनाएं हैं, लेकिन पहले राहुल गांधी को कांग्रेस नेताओं को जोड़ना चाहिए। कांग्रेस के नेता हर प्रदेश में लड़ रहे हैं, ऐसे में पहले उन्हें कांग्रेस जोड़नी चाहिए, फिर भारत जोड़ने के लिए निकलना चाहिए। तो जाडो में ही जो है, जैसे जैसे ये दिल्ली की तरफ आएगी, अभी तो जाडे में रुल जाएगी, तो जाडे में जो है कुछ तो पहले बर्फ में लगा दिए कांग्रेस ने लीडर, अब जो बचे हुए हैं उनको जाडा बर्फ में लगा देगा। तो बाकी शुभकामनाएं हमारी यात्रा जिस मकसद के साथ की गई है, जो बताते हैं उसमें वो कामयाब हो, ताकि देश का भी भला हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। हर जगह हर प्रदेश के अंदर लड़ाई झगड़े हैं, तो कांग्रेस जुड़े पहले तो, फिर देश जुड़े। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष किया। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी का संघर्ष देर सवेर कभी न कभी रंग लाएगा, लेकिन अभी तो कांग्रेस रोज टूट रही है। राजस्थान इसका उदाहरण है, गुजरात में भी कांग्रेस कमजोर हो रही है। दिग्विजय ने चुटकी लेते हुए कहा कि फिलहाल तो राहुल की यात्रा सैर सपाटे से ज्यादा कुछ नहीं है। उनका देखा कि वो पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं, बट साथ ही साथ कांग्रेस के लोग छटकते जा रहे हैं। कांग्रेस अंदर ही अंदर कमज़ोर होती जा रही है। राजस्थान का एक बड़ा यूनिक एग्जांपल है। आज दिल्ली के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कांग्रेस 31 सीटों से 11 पर पहुंच गई। ऐसे समय पर जब देश के अंदर इतनी बड़ी यात्रा कांग्रेस उसको मान रही है, तो कांग्रेस की मजबूती कहीं तो नज़र आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस को बुरी पराजय हासिल होगी। पिछली बार बहुत सीटें वो जीते थे, इस बार उनका आंकड़ा कम जाएगा। तो यानी वो सिर्फ एक यात्रा तो है, एक सैर सपाटा तो है, उससे ज़्यादा उसका कोई इम्पैक्ट धरती पर आज नज़र आए ऐसा मैं नहीं मानता। मगर कभी भी किसी संघर्ष को, किसी भी स्ट्रगल को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। वो यात्रा कर रहे हैं, कभी ना कभी उसके परिणाम जरूर आएंगे। आज हाल फिलहाल में मैं नहीं मानता कि उसका कोई कांग्रेस के लिए सुखद परिणाम है या उसका कोई वो दिख रहा है, नज़र नहीं आ रहा। साथ ही कांग्रेस नेताओं के गठबंधन को लेकर बयानबाजी पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार के गठबंधन को लेकर कांग्रेस या इनेलो को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी नहीं बल्कि खुद की चिंता करे। बुढ़ापा पेंशन को लेकर जेजेपी के 5100 रुपए के वादे पर बोलते हुए दिग्विजय ने कहा कि लोग भी हमसे पूछते हैं, लेकिन हम किसी बात पर समझौता कर लेंगे, लेकिन पेंशन पर नहीं। समझ नहीं आ रहा कि दूसरी पार्टियां इतना चिंता क्यों कर रही हैं। कभी कांग्रेस चिंता कर रही है, कभी आईएनएलडी चिंता कर रही है, कभी कोई डेट्स दी जा रही हैं कि इससे पहले टूट जाएगा। वो अपने आप को संभालें, वो अपनी आप की चिंता करें। हमारा गठबंधन है, या तो बीजेपी का कोई व्यक्ति कुछ बोले या जेजेपी का व्यक्ति कुछ बोले, तो मैं मानता हूं कि आप मीडिया के लोगों को उसको तवज्जो देनी चाहिए। वो तीसरा आदमी हमारी चिंता कर रहा है कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे अलायंस में क्या हो रहा है, ये तो बड़ी हाई जो है ना हास्यास्पद सी बात नहीं। रोक, मैं तो सरकार में हूं नहीं, मैं तो पार्टी में हूं। मेरी इच्छा ये है कि बुजुर्गों की पेंशन 5100 हो और उसके लिए 2024 का इंतजार ना करना पड़े। मेरी सोच है कि वो जल्द से जल्द हो, इस साल हो या अगले साल हो जाए। बुजुर्ग भी, हम जब गांव में जाते हैं तो हमारे से पूछते हैं इस सवाल को, तो हमें उनको जवाब देना है। और जब सहमति दो पार्टियों के बीच में बनी थी, तो इस बात को लेकर के बनी थी कि 5100 पेंशन होगी, एक मुश्त नहीं, उसको जो है ना सामान्य तौर पर हर वर्ष बढ़ाया जाएगा। मगर जितनी बढ़ाई जानी चाहिए थी उतनी अभी तक नहीं बढ़ी। इस वर्ष की पेंशन भी नहीं आई, बढ़ी नहीं है मतलब। तो वो इन चीज़ों को लेकर के दुख तो होता ही है। और निश्चित तौर पर हम किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नहीं, ये सोच, हमारी सोच तो देखो ये स्पष्ट है कि हम गरीबों को प्राथमिकता देने की पक्षधर ये सरकार रही है। जिसकी इनकम कम है उसको ज़रूरत ज़्यादा है। तो इस सोच को लेकर के अगर सरकार इस तरह की कोई पॉलिसी, अभी तो आई नहीं है, जब आएगी उसको हम पढ़ेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, मगर अभी इस तरह की कोई चीज़ सामने आएगी कागज पर तो उसका आंकलन होगा। बाकी किसी भी पढ़े लिखे के साथ, किसी भी लायक व्यक्ति को ये उसका फंडामेंटल अधिकार भी है और सरकार भी उसको रोक नहीं सकती।
चलिए बात करते हैं दिल्ली के एमसीडी चुनाव की, जिसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है। वहीं 15 साल बाद एमसीडी की सत्ता से बीजेपी बाहर हुई है। चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 और बीजेपी को 104 सीट मिली है। वहीं कांग्रेस को 9 और निर्दलीय को 3 सीट मिली है। चुनाव में जीत के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों का आभार जताया। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, मेहनत करके भरोसा कायम रखेंगे। अब सबको मिलकर काम करना होगा, सभी के सहयोग से दिल्ली में काम करेंगे। दिल्ली को ठीक, मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। हमने रात दिन मेहनत करके स्कूल ठीक किए, लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बनाया। लोगों ने हमें अस्पतालों की जिम्मेदारी दी, हमने रात दिन मेहनत करके अस्पताल ठीक किए, लोगों के इलाज का इंतजाम किया, अच्छे इलाज का इंतजाम किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। आज दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी की सत्ता में थी, उसको बाहर करके दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया है। तो वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत पर आप नेता अशोक तंवर ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में अच्छी जीत मिली है। बीजेपी ने तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता चुनाव में भेजे थे, लेकिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल के संकल्प पत्र पर मुहर लगाई है। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली थी एमसीडी, क्योंकि उसी का काम होता है ये सारा, वो कूड़े करकट वाली गंदी गंदी दिल्ली थी। दिल्ली में तो आप जानते हो, या तो एमसीडी के पास ज़्यादा पावर थी या फिर केंद्र में जो सरकार बैठी है, पुलिस उसके पास, राजस्व विभाग उसके पास, लैंड उसके पास, तमाम चीज़ें, ऊपर से एलजी ऐसा बिठा दिया जो हर चीज़ के ऊपर अड़चन आने का काम करता था। तो अब जो होगी वो मैं कह रहा हूँ, चुना है जिस दिल्ली को, वो है साफ सुथरी दिल्ली बनाने के संकल्प को चुना है केजरीवाल जी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में मूलचंद शर्मा ने कहा कि जनता ने जो फैसला किया है वो सिर माथे पर है और जनता का जो फैसला है उसे सभी को स्वीकार भी करना चाहिए। झूठ की राजनीति करके बार बार आरोप और प्रत्यारोप लगाना ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी हिमाचल और गुजरात के नतीजे आएंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर जो नतीजे सामने आए हैं उसको लेकर अब बीजेपी के बड़े नेता क्या कुछ सोचते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, और कहीं ना कहीं तमाम जो बड़े नेता थे वो भी दिल्ली में चुनाव के दौरान पहुंचे थे, चुनाव प्रचार किया था, और अब जिस तरीके से जो नतीजे आए हैं उनको लेकर क्या कुछ सोचते हैं मंत्री जी आप? नहीं, मेरा मानना, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली लोगों का दिल है, और जितना एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने जो काम किया और वो तारीफ़ काबिल है, पर बार बार झूठे आरोप लगाना, मुफ्त का प्रचार करना, आरोप प्रत्यारोप सारे दिन इसी पर। और मैं कहता हूँ जनता जनार्दन ने जो निर्णय दिया वो स्वीकार है और काम करें। दिल्ली, अभी गुजरात और हिमाचल के भी आने हैं, वो तो ठीक है कि भाई आज उनको किस नजरिए से? नहीं, मैं कहता हूँ कि हम दिल्ली का चुनाव, ये था दिल्ली का चुनाव पूरे बड़े बहुमत से जीतेंगे पार्षद का, पर ठीक है, पर लोगों का फैसला स्वीकार करना चाहिए। और कल भी चुनाव आएंगे, बल भारतीय जनता पार्टी
27 साल से गुजरात में लगातार कंटिन्यू है और वहाँ जो आपके आंकड़े बड़ी जीत होने जा रही है। हिमाचल में क्या देखते हैं? हिमाचल में भी जो आंकड़े आप लोगों ने दिए मीडिया ने, एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। तो एक बड़ी जीत होने जा रही है और कहीं ना कहीं जनता ने जो मैंडेट दिया उसको वो स्वीकार करते हैं। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। तो वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव नतीजों पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि दिल्ली में लंबे समय से आपकी सरकार है। आम आदमी पार्टी वाले कहते थे कि हमारे पास आधी सरकार है, अब देखते हैं दिल्ली में कितना विकास होता है। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है। गुजरात में एंट्री तो मैं कल रिजल्ट के बाद मानूंगा, आज नहीं मानूंगा, मगर एमसीडी के अंदर क्योंकि वहां उनकी सरकार है और लंबे समय से दिल्ली में एक ही बात कह करके वो सत्ता में आए हैं कि आधी सरकार है, पूरी सरकार तब होगी जब एमसीडी होगी। बट शायद उनको एक अवसर दिया है कि लो पूरी सरकार हम आपको देते हैं और जिन मुद्दों पर आप बन करके आए उनको पूरा करें। नहीं, हरियाणा में तो आपने आदमपुर में देखा और जो है ना कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स उनके नहीं रहे हैं। यहाँ पर लीडरशिप लैक करती है, उनके पास लीडरशिप नहीं है हरियाणा में। जहाँ भी वो जीते, दिल्ली में जीते केजरीवाल जी के नाम पर, पंजाब में जीते भगवंत मान जी के नाम पर, अन्यथा जहां जहां भी आम आदमी पार्टी लड़ी वहां उनको बुरी डिफीट मिली क्योंकि कोई लीडरशिप, कोई चेहरा नहीं। चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान ने आज चरखी दादरी हलके के सभी सरपंच, पंच, बीटीसी मेंबर और पार्षदों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि हलके के जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं वो अपने क्षेत्र के विकास की ओर ध्यान दें, सभी को साथ लेकर चले और सरकार की ओर से मिलने वाली ग्रांट से बिना भेदभाव के विकास करें। इसमें सरकार आपके साथ है और विधायक होने के नाते मैं विकास करवाने में साथ दूंगा। विधायक ने कहा कि 8 जनवरी को चरखी दादरी के लोहारू रोड पर राधा स्वामी आश्रम में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश के सभी राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आएंगे। ये एक महासम्मेलन होगा जिसमें समाज को आगे बढ़ाने को लेकर विचार और मंथन होगा। पंच, जिला पार्षद, बीटीसी मेंबर, हमारे युवा साथी हुए, इनको सबसे रूबरू होने का मौका मिला। सब भाइयों को बुलाया, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हुआ और जो भी गांव का दौरा शुरू कर रहे हैं, जो भी गांव के जो काम हैं उनकी लिस्ट बनाना, एस्टीमेट बनवाना, क्योंकि माननीय मनोहर लाल जी ने कहा है कि अब की बार इस बजट के अंदर ही जो हल्के के डिमांड है उसी बजट में उससे पहले बना के तैयार करेंगे तो वो बजट सैंक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए भाइयों के रूबरू होने का मौका मिला, ये प्रोग्राम इसलिए किया था। 8 जनवरी को सर्व जातीय सर्व खापसद भावना सम्मेलन, जो हमारा भाईचारा है, आज पूरे समाज में जाति पाति का जो जहर घोड़ा हुआ है, एक दूसरे से हेट है, एक दूसरे से नफरत है, पड़ोसी की पड़ोसी से नफरत है, घर के घर में नफरत है, इसको मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा सम्मेलन है। हिंदुस्तान के उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के बुद्धिजीवी, महामहिम उपराष्ट्रपति, दूसरे हर एक से डिमांड करी है, प्रस्ताव रखा है कि वो आके हमारे शिरकत करें और हमारे को आशीर्वाद दें, प्रवचनों के माध्यम से इस समाज को जगाने का काम करें। इस प्रकार का आयोजन होने जा रहा है। तो हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।